audio jungle. नमस्कार दोस्तों। किसानों का मुद्दा गर्मा गया है और किसान आंदोलन बड़े लेवल पर छिड़ता जा रहा है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा और पंजाब दो राज्य ऐसे हैं जो प्रोमिनेंटली इस चीज़ को देख रहे हैं। ये जो अभी कृषि बिल पास किए हैं संसद से मोदी सरकार ने, इन्हें लेकर सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया इन दो स्टेट्स में है। और पहले तो ये माना जा रहा था कि पंजाब की नाराज़गी इसलिए है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर शुरू से ही नाराज़ हैं। और वहाँ पर जो अकाली दल है, जो बीजेपी के अलाइज भी थे, अभी भी हैं, उनकी नाराज़गी ये थी कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया कृषि बिल पास करने के लिए, इसलिए हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया केंद्रीय मंत्री के पद से। तो वहाँ की बात तो समझ में आती है। और लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी विरोध हो रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं। अब किसान वो रियल में विरोध कर रहे हैं या किसानों के साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके हित इन कृषि बिल से प्रभावित हो रहे हैं, ये भी एक बहस का मुद्दा है। देखिए, आज जगह जगह पर ट्रेनें रोकी गई, कल पंजाब बंद का आह्वान किया गया है कि पंजाब बंद रहेगा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वो विरोध कर ही रही है, हो सकता है पंजाब में ये बंद कामयाब रहे। लेकिन हरियाणा में भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्यों इसका विरोध हो रहा है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद क्यों इसमें विरोध के सुर वहाँ पर लोगों में नज़र आ रहे हैं। इसमें आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दो स्टेट्स में ऐसा क्या है कि किसानों के ये जो बिल आए हैं इनसे किन लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं और क्यों इनका विरोध हो रहा है। इसकी कई गहरी बातें आपको मैं बताऊंगा। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने इन बिल्स के फ़ायदे गिनवाने के लिए अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस को पहले ये कहना चाहिए कि हम अपने घोषणा पत्र से मुकर गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें इन बिल्स का प्रावधान था और कांग्रेस खुद ऐसे बिल लाना चाहती थी। अब कांग्रेस केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रही है और उन्होंने आश्वासन दिया, नरेंद्र तोमर ने, कि हम किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और हम इस कृषि बिल्स के जो फ़ायदे हैं उन्हें जनता के बीच पहुंचाएंगे, किसानों को समझाएंगे और इसका अच्छा मैसेज जाएगा कि किसानों का फ़ायदा इसमें किस तरीके से होने जा रहा है। बहरहाल, अभी मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हरियाणा और पंजाब में इन बिल्स का विरोध क्यों हो रहा है, ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पर क्या वजह है। देखिए, देश में मंडी व्यवस्था के समानांतर अनाज खरीद की दूसरी व्यवस्था खड़ी किए जाने का इन दोनों ही प्रदेशों में तेज विरोध हो रहा है। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश के सिर्फ 6% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी कहते हैं, जिसे लेकर झगड़ा है, उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। ये एक रिसर्च आई थी, शांता कुमार समिति जो सरकार ने बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था। और ये वो किसान हैं जो सुविधा संपन्न हैं, जिनकी जोत बड़ी है, बड़े बड़े खेत हैं और इनमें सबसे ज़्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट्स क्या है। दरअसल पंजाब की दिक्कत क्या है। पंजाब मंडी एक्ट 1961 बनने के बाद से राज्य में न केवल मंडियां बननी शुरू हुई बल्कि ग्रामीण विकास के लिए आए धन से गांव से शहरों को जोड़ने के लिए एक बड़ा रोड नेटवर्क भी खड़ा किया। 1976 तक पंजाब के सभी गांव मंडियों से जुड़ चुके थे। मंडियों में बेचे जाने वाले अनाज पर लगने वाले 2-2% बाजार शुल्क और आरडीएफ पर के कारण ऐसा संभव हो पाया। पंजाब की मंडियों में गेहूं और धान की 100% खरीद सरकारी होने के कारण यहाँ पूरा एमएसपी मिल जाता है, यानी कि यहाँ 100% किसान से फसल सरकार लेती है, जबकि शेष फसलों पर एमएसपी की सिर्फ घोषणा होती है, उसे कोई भी एजेंसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदती। यही कारण है कि पंजाब में जहाँ किसी समय 26 फसलें होती थी, अब केवल 6 रह गई हैं, यानी कि जिन पर किसान एमएसपी तय करता है, सरकार तय करती है, वही फसलें रह गई हैं और एक तरह से मोनोपोली हो गई है। ज़्यादातर ज़मीन पर गेहूं और धान ने ही कब्जा कर लिया है और अब नए बिल आने से किसानों को लग रहा है कि गेहूं और धान की फसल भी मंडियों के बाहर बिकने लगेगी।
क्योंकि मंडी के बाहर खरीदने पर कंपनियों और व्यापारियों को लगभग 8.5% टैक्स और कमीशन नहीं देने पड़ेंगे। इससे मंडियां टूटनी शुरू हो जाएंगी और किसान पूरी तरह से व्यापारियों के चंगुल में फंस जाएगा। और यही वजह है कि इन सब का वहाँ पर विरोध हो रहा है। आड़तियों में भी रोष है। देखिए, पंजाब आड़ती एसोसिएशन का ये कहना है कि अगर माल मंडियों के बाहर बिकेगा तो हमें आड़त कहाँ से मिलेगी? हमने जो 10 लाख के करीब लेबर रखी हुई है उसे तनख्वाह कौन देगा? हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मंडियों की व्यवस्था 1966 से पहले पंजाब एग्रीकल्चर बोर्ड के माध्यम से किसानों की उपज यहाँ बिकती थी। उस समय पंजाब का ही हिस्सा हरियाणा हुआ करता था। हरियाणा बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। मार्केटिंग बोर्ड कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। उस समय प्रदेश पिछड़ा हुआ था, सड़कों की दुविधा सामने थी। बोर्ड के गठन का मकसद था गांव के किसानों के लिए जिला स्तर, तहसील स्तर पर मंडियों का निर्माण हो और उनसे किसानों को जोड़ा जाए। मंडी से लेकर गांव तक सड़कें बनाने का काम भी मार्केटिंग बोर्ड के जिम्मे लगाया गया। हर जिले में तहसील स्तर पर मंडियां बनी। आड़तियों को रिजर्व प्राइस पर दुकानें दी गई। मंडियों में किसानों के लिए फंड, पशुओं की खाने पीने व फसल उतारने के लिए शेड की व्यवस्था की गई। मार्केट फीस से प्राप्त राजस्व तथा सरकार से मिलने वाले अनुदान से मंडियों का विकास हुआ। अब प्रदेश का कोई भी गांव ऐसा नहीं जो मंडियों से ना जुड़ा हो। यहाँ पर 25 से 30% किसान मंडियों में अपनी आड़त की दुकान खोलकर बैठ चुके हैं और इस तरह से किसान और आड़तियों का जो साथ है वो बहुत ही क्लोज हो गया है। और मार्केटिंग बोर्ड यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया बाद में। और मार्केटिंग बोर्ड ख़त्म किए जाने की जो बात है ये उठ रही है ज़ोर से कि मार्केटिंग बोर्ड ख़त्म किया जाए और 4% से 1% की गई मार्केट फीस समाप्त की जाए। ये लोग कह रहे हैं, वहाँ पर व्यापारी वहाँ के कह रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि किसानों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह गलत है कि किसानों के उत्पाद की खरीद में कॉरपोरेट क्षेत्र का दबदबा हो जाएगा। कोई अन्य कृषि उत्पादों की खरीद नहीं कर सकेगा। कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी और ये एक बहुत ही डेयरिंग डिसीजन है मोदी सरकार का। बहरहाल ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि हरियाणा और पंजाब में किसानों के साथ साथ बिजनेसमैन जो इनसे जुड़े हुए हैं, आड़ती हैं, उनका नेक्सस भारी पैमाने पर काम कर रहा है। और ये लोग नहीं चाहते कि किसान किसी भी तरीके से सरकार के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। यही वजह है कि इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। बहरहाल असली बात तो यही है कि मोदी सरकार कैसे किसानों को भरोसा दिलाए कि ये आपके हित में है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वर्क है। जब ये बिल कानून का रूप लेकर सामने आएंगे और इनका अनुपालन होगा, इन्हें लागू किया जाएगा, तो उस समय व्यवहारिक चीज तौर पर लोगों को पता लगेगा कि इसके क्या फ़ायदे थे, इसके क्या नुकसान है। बहरहाल तमाम ऐसे लोग भी हैं जो इनके फ़ायदे गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आंदोलन बड़ा नहीं हुआ है, कई और स्टेट्स हैं। बिहार में कोई आंदोलन नहीं है। महाराष्ट्र जो कि किसानों से प्रमुख देश है, प्रमुख राज्य है किसानी खेती का, वहाँ इतना बड़ा विरोध नहीं है। उड़ीसा में विरोध नहीं है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में ही इसका विरोध हो रहा है। बहरहाल आने वाले समय में ये लॉन्ग टर्म में पता लगेगा कि इन बिल्स का, जो फार्म बिल्स आए हैं, इनका फ़ायदा किसान को हुआ है या बिजनेसमैन को हुआ है। और बहरहाल हम इस मुद्दे पर आगे बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।